हेलो एवरीवन, मैं रवि भूषण कुमार आप सभी का स्टार्ट नाउ के चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस शीर्षक है इस चैप्टर का, क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैसा संगठन होता है जिसमें एक से अधिक देश शामिल होते हैं, अर्थात उसमें 2 देश भी शामिल हो सकते हैं, 2 से अधिक देश भी शामिल हो सकते हैं। जब एक से अधिक देश यानी 2 या 2 से अधिक देश मिलकर कोई संगठन बनाते हैं तब उसको हम क्या कह सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको कुछ पॉइंट में डिफाइन कर रखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होती है उसकी आवश्यकता हमें निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। सबसे पहले युद्ध को रोकने एवं शांति स्थापित करने के लिए, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट चूज करके लिखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो प्रमुख कार्य है वो है युद्ध को रोकने एवं शांति स्थापित करने के लिए। यानी हम देखते आए दिन विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ युद्ध होता ही रहता है। तो उस युद्ध को रोकने का काम किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। और शांति अहिंसा स्थापित करके रखना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम होता है। इसी तरह अगर आगे बढ़े तो दूसरा जो पॉइंट निकल कर आता है वो है विभिन्न देशों के मध्य विवादों को निपटाना। अर्थात आए दिन किसी न किसी देश में और भिन्न भिन्न देशों के बीच परस्पर बहुत सारे मुद्दों को लेकर विवाद चलता रहता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान को एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, इस तरह से हम देख सकते हैं देशों को। अभी अफगानिस्तान को देख सकते हैं, कभी हम कोरिया को देखते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं विवाद कहीं ना कहीं विभिन्न देशों के साथ चलता ही रहता है। तो विभिन्न देशों के बीच जो विवाद है उसको निपटाने के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, विभिन्न देशों की सहायता के लिए। जैसे कि हमें जानते हैं कि बहुत सारे देश आर्थिक रूप से काफ़ी धनी हैं और कुछ है आर्थिक रूप से कमज़ोर। ऐसे में क्या होता है कि जो धनी देश है वो आर्थिक रूप से कमजोर देशों की मदद करता है। यानी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल जो सदस्य देश होते हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे क्या होता है? सभी का विकास होता है और इससे पूरे विश्व का विकास होता है, मानव जाति का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य ध्येय ये भी है कि आपसी सहयोग या सहायता के लिए भी। और एक जो सबसे अहम है वो है चुनौतीपूर्ण मसलों से निपटने के लिए। यानी विश्व के समक्ष जो भी चुनौतीपूर्ण मसले हैं जिसको एक अकेला देश जिससे नहीं निपट सकता है, जिससे नहीं उभर सकता है, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे मानव जाति के इतिहास से ऐसी अनेक महामारी जैसी बीमारियां हमारे समक्ष आई है जिसमें हम अकेले उससे निपट नहीं सकते। जैसे वर्तमान अगर सिनेरियो को देखें, कोरोना वायरस, एक अकेला देश इससे निपट नहीं सकता है। इसमें सभी देशों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। सभी देशों के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी इसका एक पुख्ता और पुरजोर इलाज या फिर एक 100% एफिकेसी वाली इलाज हम ढूंढ पाएंगे। और एक आपने एक और मुद्दा सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ये भी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और देशों के लिए समस्या और चिंता का विषय बना हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कोई एक देश मिलकर अकेला समाप्त नहीं कर सकता है या उसको कम नहीं कर सकता है, बल्कि इसमें सभी देशों की, पूरे राष्ट्र की, पूरे विश्व की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी जाकर इस समस्या से हम उभर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि चुनौतीपूर्ण मसलों से निपटने के लिए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, बीमारी, मतलब बहुत सारी बीमारी हो चुकी है जिसमें क्या होता है, टीकों की आवश्यकता होती है, उसकी वैक्सीन बनाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में
सभी देश मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डॉक्टर्स, अपने वैज्ञानिकों का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, जल्द से जल्द वैक्सीन या दवाई को ढूंढेंगे, जिससे क्या होगा, हम उस महामारी या उस बीमारी या फिर महामारी की सामना कर सकते हैं। और उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग पे भी हम कैसे कर सकते हैं कि सभी देश अगर मिलकर उसका सामना करेंगे, सभी देश जो हम कोयले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसको कम करेंगे, तभी हम जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी जो वैश्विक तापमान है उसको हम कम कर सकते हैं। वरना क्या होगा, समुद्र का लेवल यानी समुद्र की जो लेवल है वो बढ़ती चली जाएगी और हमारे धरातल क्या हो जाएंगे, वो जल में डूबते चले जाएंगे। तो इन सभी कारणों से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास, यानी किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास होता है। सन 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, यानी 1920 में कुछ देशों के साथ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, एक जो संगठन होता है। इसका उद्देश्य होता है कि यह विश्व में शांति को बढ़ावा देगा, अर्थात विश्व में शांति की स्थापना करेगा और युद्ध जैसी स्थितियों से क्या करेगा, निपटेगा, यानी युद्ध को रोकेगा। इन उद्देश्यों के साथ, इन लक्ष्यों के साथ, इस मकसद के साथ लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में की गई थी। परंतु लीग ऑफ नेशन अनेक युद्ध को रोकने में कामयाब हुआ, परंतु यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकामयाब हुआ था। असफलता के कारण क्या थे, यानी किस वजह से नाकामयाब हुआ था? क्योंकि इसमें जो लीग ऑफ नेशन है, इसमें महाशक्ति जो देश थे, यानी जो महाशक्तियाँ थी वो शामिल नहीं थे, यानी इस संगठन में महाशक्तियों का शामिल नहीं होना इसकी सफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। और दूसरा क्या था, इसमें कठोर कानूनों का अभाव पाया जाता था, यानी जो कानून थे वो लचीले थे, कठोर नहीं थे, जिसके कारण से इसको 100% इसको लागू नहीं किया जाता था। इस वजह से पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में लीग ऑफ नेशन कामयाब नहीं हो पाई। और इसीलिए लीग ऑफ नेशन की जगह एक नई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हुई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हुई थी। इसीलिए एक नई संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 1941 से ही विभिन्न देशों के मध्य विचार विमर्श होना शुरू हो जाता है और इसका निष्कर्ष निकलता है 24 अक्टूबर 1945 को। निष्कर्ष क्या निकलता है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है उस समय इसके मूल संस्थापक देशों की संख्या होती है 51, यानी मूल संस्थापक देशों की संख्या कितनी हो गई, 51 देश इसके सदस्य थे जब इसकी स्थापना की गई थी, यानी 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945 को, अर्थात स्थापना के 6 दिन बाद भारत भी इस संगठन का हिस्सा या फिर सदस्य बन गया। दरअसल जो राष्ट्र संघ था, यानी यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ, ये जो नाम था ये तत्कालीन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने दिया था।
यानी जो राष्ट्र संघ जो ये नाम दिया था वो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। इस तरह से हमारे सामने एक नई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है उसके पीछे उसके अपने कुछ उद्देश्य हैं। हम अब उस उद्देश्य को समझ लेते हैं। यानी अब हम समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य, यानी वह कौन से उद्देश्य थे जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला आपका यही हो जाएगा कि युद्ध को रोकने के लिए, दूसरा शांति स्थापना के लिए, विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, आपसी सहयोग, विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, और सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक मदद के लिए, और अंतिम मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी जो स्थापना जो की जाने के जो पीछे जो उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे। क्या था कि सबसे पहला था कि विश्व में युद्ध को रोकना, दूसरा था शांति स्थापित करना अर्थात युद्ध जैसी परिस्थितियों से बचना, तीसरा था कि विभिन्न देशों के बीच या फिर दुनिया में जितने भी देश हैं उनके बीच आपसी जो मतभेद है उसको निपटाकर मैत्रीपूर्ण व्यवहार को स्थापित करना, और फिर इसका अगला क्या था कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने। तो इन निम्नलिखित कारणों की वजह से हमने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।